दोस्तों, ईरान ने वापस से अपने न्यूक्लियर साइट्स को रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है। क्या ऐसा लग रहा है कि ईरान एक बहुत बड़े अटैक की तैयारी में है यूएसए के ऊपर? हम डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब जाने से पहले, दिया बुझने से पहले एक अटैक तो कर कर जाएं। अयातुल्लाह खमनई अब इस बात पर अड़ा हुआ है कि अब यूएसए को जवाब देना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ईरान ने किस तरीके से नतांज, जो अपनी न्यूक्लियर साइट है, उसको रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छिपाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली में जिस समय अमेरिका ने अटैक किया था B-2 बॉम्बर से, उस समय न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे वहां पर, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं, क्योंकि ईरान ने पहले से ही वहां से गायब कर दिए थे। 2012 की बात है, मैं जब यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहा था, उस समय मैंने आंसर राइटिंग के अंदर यह लिखा था कि ईरान अंडरग्राउंड अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर साइट्स जो है वो बना रहा है। इतना जबरदस्त ईरान उस समय काम कर रहा था। 2012 की बात है ये। और जब ये डेवलपमेंट आगे बढ़ा तो 2016 के अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए। 2017 में ट्रंप की सरकार आती है ना। खैर, हमारे यूपीएससी मेंस की सरकार चली जाती है, लेकिन ट्रंप की सरकार आती है और ट्रंप की सरकार की आने के बाद सैंक्शंस लगा दिए गए ईरान के ऊपर कि अब कोई भी डील एक्सपोर्ट नहीं करेगा ईरान, और ना ही कोई देश डील करेगा ईरान के साथ में। ये न्यूक्लियर साइट्स आप देखिए, बड़ी अच्छी लग रही है आपको। ये जो रूफ्स दिखाई दे रही हैं, ये बिल्कुल नई है, रीबिल्ड की गई है ना, रीबिल्ड की गई है। क्या ईरान वापस से अपने न्यूक्लियर साइट्स को कवर कर रहा है ना? इसके बारे में हम लोग बड़ा विस्तार से समझेंगे। ठीक है, 2 ईरानी न्यूक्लियर साइट्स हैं जिनको डैमेज किया गया था यूएस स्ट्राइक के अंदर। यूएस और इजराइल ने मिलकर स्ट्राइक किया था जून 2025 के अंदर, और इस्तेमाल किया था अपना B-2 बॉम्बर, और उसी B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज कर दिया था। अब उनकी रूफ्स, उनकी छतें जो है वापस से बन रही हैं। ईरान हैज नॉट अलाउड इंस्पेक्टर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी विजिट द साइट्स। जो IAEA है, इसको विजिट करने से इनकार कर दिया है कि ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर बिना हमसे इजाजत लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ करके ही बेड़ा गर्क हो चुका है। अब आने की जरूरत नहीं है, इनकार किया चुका है। अब एक्चुअली में क्या हुआ था कि B-2 बॉम्बर एक जबरदस्त एयरक्राफ्ट है अमेरिका के पास में, जो कि स्टील्थ ड्रोन भी हम लोग कह सकते हैं, है ना, स्टील्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है। रडार से जो भी वेव्स आती है वो टकरा कर किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाती है, वापस से रिवर्स नहीं होती। दूसरा, इसके ऊपर जो कोटिंग की हुई है वो भी बड़ी जबरदस्त है, मतलब उससे रडार की जो वेव्स है वापस से लौट नहीं पाती। इसी B-2 बॉम्बर के अंदर GBU-57 बंकर बस्टर एक मिसाइल है, जो कि लगभग 60 से 70 फीट जमीन में जाकर ब्लास्ट करती है। नतांज जो न्यूक्लियर साइट्स थी उसको डैमेज इसी तरीके से अमेरिका ने किया था, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। ठीक है, अब B-2 बॉम्बर जो है वो उड़ान भरता है कितना, 6,900 किलोमीटर, मतलब लगभग 7,000 किलोमीटर एक बार में, माइल्स, किलोमीटर नहीं माइल्स के अंदर वो उड़ान भर सकता है। लेकिन यूएसए से लेकर ईरान के बीच की दूरी कितनी है, 7,085 माइल्स। इसका मतलब है कि उसको बीच में रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। इसीलिए यूएसए ने हमेशा, या फिर इजराइल जो था उसने रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी किसको दी, यूएसए को दी, कि यहां से पेट्रोल भरो और जाओ और अटैक करो ईरान के ऊपर। ऐसे ही हुआ था, है ना, ऐसे ही अटैक हुआ था। और अटैक होने के बाद ये देखिए किस तरीके से डैमेज हो चुकी है। और आज सैटेलाइट इमेजेस के अंदर ये दिखाई पड़ रहा है कि इनकी जो रूफ्स है उसको वापस से तैयार कर लिया गया है। ठीक है, अब ईरान के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा नतांज के बारे में कि देखिए नतांज क्या है। नतांज एक्चुअली में वो न्यूक्लियर साइट है जहां पर न्यूक्लियर जो डिफ्यूजर्स हैं उनको तैयार किया जाता है, या सेंट्रीफ्यूज को तैयार करते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है वो भी समझिए, लेकिन पहले आप न्यूक्लियर जो प्रोसेस है उसको समझिए। एक्चुअली में क्या है, यूरेनियम एक एलिमेंट होता है। आपने फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल को पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है,
मैडम क्यूरी वगैरह उन्होंने उसको बनाया था। तो वो जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एलिमेंट आता है और उसका जो परमाणु क्रमांक है, न्यूक्लियर जो सीरीज है वो है 92। तो 92 के ऊपर वो आता है, ठीक है, यूरेनियम। अब एक्चुअली में यूरेनियम क्या चीज होती है कि यूरेनियम को अगर और एनरिच कर दिया गया, एनरिच करने के बाद उसका जो ब्लास्ट होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। तो यहां पर एक्चुअली में क्या होता था, नातांज के अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर ये था। आप ये मान के चलिए कि चलनी जो होती है, चलनी, उस चलनी के अंदर से हमने चलनी के अंदर चावल डाल दिए हैं, ठीक है, लेकिन चावल के साथ में पत्थर है, मिट्टी है, सब कुछ है, लेकिन जो चलनी है जब हम उसको छानेंगे तो कंकर अलग हो जाएंगे और चावल अलग हो जाएंगे, या आटा जो भी कुछ उसमें है वो अलग अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है। और हमने क्या किया कि इंप्योरिटीज को उसमें से हटा दिया, जो कंकर पत्थर थे वो हटा दिया। वैसा ही यूरेनियम के साथ में होता है कि यूरेनियम को इतना रिफाइन करते हैं, इतना रिफाइन करते हैं कि वो एनरिच होता चला जाता है। तो नातांज जो साइट है वहां पर सेंट्रीफ्यूज मौजूद थे, और सेंट्रीफ्यूज क्या करते हैं, इतनी स्पीड से घूमते हैं, व्हर्लपूल वो लेते हैं, जिससे न्यूक्लियर यानी कि यूरेनियम जो है वो एनरिचमेंट होता है। इंप्योरिटीज अलग और प्योरिटीज अलग। फिर जो प्योरिटीज आई है उसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को डेवलप करने के अंदर, और वही एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। क्लियर है आपको? तो नातांज के अंदर यही हुआ करता था, ठीक है। नातांज के बाद में इफ्सार, ये जो थी, यहां पर न्यूक्लियर गैस तैयार होती थी। मतलब और भी अलग अलग ये साइट्स आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मेनली 3 साइट्स हैं। तो नातांज और इस्फहान, ये जो 2 साइट्स थी, इनके ऊपर जबरदस्त अटैक किया गया था B2 बॉम्बर से। दोनों तबाह हो चुकी थी, लेकिन अब बात यह है कि रीबिल्ड जो है वो किया जा रहा है ईरान की तरफ से। अब ईरान हो सकता है कि बहुत बड़े हमले की तैयारी में हो। तो देखिए, नातांज एक न्यूक्लियर साइट है, फोर्दो एक न्यूक्लियर साइट है, इस्फहान एक न्यूक्लियर साइट है, बुशहर एक न्यूक्लियर साइट है। इसके बाद में फिर रिसर्च सेंटर्स हैं कराज, तेहरान के अंदर, और तेहरान से नातांज की दूरी ज्यादा नहीं है, 22 किलोमीटर की दूरी है, 22 किलोमीटर की दूरी है। फिर उसके बाद में इनके पास में और भी रिसर्च सेंटर हैं। ये हैवी वाटर रिएक्टर्स है। जैसे आप राजस्थान, भारत के राजस्थान में आप देखेंगे रावत भाटा के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहां पर हैवी वाटर D2O, जिसको हम लोग कहते हैं D2O, ड्यूटीरियम, D2O जो है, D2O को हम लोग क्या कहते हैं, हैवी वाटर ही कहते हैं। और ये हैवी वाटर जब हम लोग राजस्थान के अंदर रावत भाटा में बनाते हैं तो उसको हम लोग यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट होता है भारत का हैवी वाटर, ठीक है। तो ये जो हैवी वाटर है ये काम में आता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज के, ताकि ये जो न्यूक्लियर के जो वेव्स होती हैं या न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, जिस उसके काम में आता है D2O, ठीक है। वैसे और भी कई चीजें काम में आती हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी आपको बताता हूं। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूज है। ये सेंट्रीफ्यूज जो है इसका रोटेशन बड़ा जबरदस्त होता है, जिससे यूरेनियम को और एनरिचमेंट मिलता है। तो नातांज के अंदर ऐसे ही सेंट्रीफ्यूज बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि जिस समय B2 बॉम्बर से अटैक किया था यूएसए ने जून 2025 के अंदर, उस समय ईरान ने वहां से सेंट्रीफ्यूज हटा लिए थे, और उसके बाद में अटैक हुआ तो ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब वापस से उनको रिबिल्ड किया जा रहा है और उनको वापस से लगाया जा रहा है। तो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स में बड़ी हलचल हो रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में उनको कवर करने की, छिपाने की कोशिश जो है वो दिखाई पड़ रही है। अब ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? ईरान अपना जवाब देना चाहता है। इसका मतलब ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान अब यूएसए के ऊपर या कोई अदर कंट्रीज जो है उनके ऊपर भी वो अटैक कर सकता है, ठीक है। अयातुल्लाह ख़ामेनी, जिसने रजा पहलवी को हटाकर अपने शासन को स्थापित किया था, एस्टैब्लिश किया था, वो अब और आगे बढ़ना चाहता है। आप देखेंगे आगे आने वाले समय के अंदर कि यूएसए और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील होगी, 100% होगी, आप देखना। और उसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर एनरिचमेंट हैं वो पहुंचेंगे अमेरिका के अंदर। डेवलप तो करेगा ईरान, है ना, डेवलप तो करेगा, लेकिन वो यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इसका पीछे रीजन ये है कि अमेरिका अब उससे बिजनेस करेगा, ना कि उससे वॉर करेगा, उससे बिजनेस करेगा, डराएगा, धमकाएगा। वेनेजुएला के साथ में ऐसे ही हुआ। वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, साइबर अटैक हुआ, राष्ट्रपति को उठाया, और क्या हुआ, बिजनेस डील्स हो गई हैं, है ना। वैसे ही वहां पर भी आगे जाकर आपको दिखेगा, क्योंकि यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री।
वो एक पूंजीवादी देश है और अपनी पूंजी को बनाने के लिए वो कुछ भी किस भी हद तक जा सकता है। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों 30 डेज के अंदर मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे अपने फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं आप। आज फोकस किस में नहीं चाहिए आपको, चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, अपने स्टडीज के अंदर सक्सेस को पाने के लिए फोकस चाहिए। वही 30 टेक्निक्स मैंने बताई है डीप वर्क इस कोर्स के अंदर। आप लोग 175 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 3 लेवल्स में मैंने इसको कंप्लीट किया है। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है। मैं वाकई में आपसे कहता हूं कि जिसने चैलेंज लिया है उसने ही चेंज किया है। मैं आपकी मर्जी है कि आप कौन सी राह को चुनते हैं, किस राह पर आपको सक्सेस मिलती है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।